हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 211, मेरी इकलौती वाइफ हैं। अब आगे। तेजी से किसी ने दूर खोला और अंदर आते हुए तेज आवाज में बोला, तुम किसी दूसरे की वाइफ को देखकर स्माइल कर रहे हो। शायद एक्सीडेंट की वजह से तुम भूल गए, ये मेरी बीवी हैं। इत्ती के करीब आकर उसने उसकी कमर पकड़ के मानव से दूर कर दिया। वो किसी आंधी की तरह आया था। इत्ती में सर उठाकर उसे हैरानी से देखा। मानव शांत था लेकिन उसकी आंखों में नापसंदगी थी। आहार्य ने एक नजर मानव को गुस्से से घूरा, फिर सर झुकाकर इत्ती को देखते हुए बोला, जाओ डॉक्टर को बुलाकर लाओ। ही रियली नीड अ डॉक्टर। बट अंडरस्को। इत्ती ने कुछ कहना चाहा। मेरे आने से पहले भी तो तुम जा ही रही थी ना, गो, वो बेहद संजीदगी से बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती ने अपना गला तर किया और हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। इस पल उसे यही ठीक लगा। उसके वार्ड से बाहर जाते ही आहार्य ने मानव को डिस्गस्टिंग लुक से देखते हुए कहा, इतनी गिरी हुई हरकत गिरी हुई थी, लेकिन उसका आउटपुट कितना बेहतरीन था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहार्य उसके करीब आया और उसने मानव के सर पर लगी चोट को तेज से प्रेस किया। मानव को उसके सडन एक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसका हाथ हटाने के लिए जैसे ही उसने अपना राइट हैंड उठाया, उसके दर्द में इजाफा हो गया। उसका लेफ्ट हैंड जख्मी था। उसका लेफ्ट हैंड ऑलरेडी आहार्य की गिरफ्त में था। अब वो उसका हाथ नहीं हटा सकता था। आहार्य ने उसकी चोट को बेरहमी से प्रेस करते हुए कहा, वेल तुम काफी टाइम से फॉरेन में थे, इसलिए तुम इंडियन कल्चर से अनअवेयर हो। लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ किसी दूसरे की बीवी को देखना इज लाइक अ क्राइम। इत्ती डॉक्टर को लेकर अंदर आई। उसके साथ शिवाय भी था। अंदर का नजारा देखते ही तीनों शॉक्ड हो गए। मानव बेड के नीचे गिरा था और उठने की कोशिश कर रहा था, और थोड़ी दूरी पर आहार्य सोफे पर बैठा बेकिफरी से फोन यूज कर रहा था, जैसे वार्ड में सिर्फ वही मौजूद था। इत्ती सबसे आगे खड़ी थी, इसलिए वो सबसे पहले मानव के पास पहुंची। वो उसे छूती उससे पहले ही आहार्य ने तेज आवाज में कहा, वो भारी है, तुम उसे नहीं उठा पाओगी, तो कोशिश मत करो। इत्ती ने देखा। उसकी आंखों में वार्निंग थी। एक बार उसे छूकर तो दिखाओ, फिर देखना मैं तुमसे क्या क्या उठवाता हूँ। डर कर इत्ती एक तरफ हो गई। शिवाय और डॉक्टर ने मानव को बेड पर लेटाया। वो दर्द से तड़प रहा था। अपने लेफ्ट हैंड से उसने अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ा हुआ था। एक बार फिर उन्हें आहार्य की आवाज आई, पेशेंट के पास खड़े होने से तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इत्ती। शिवाय डॉक्टर ने देखा। वो इत्ती को देख रहा था, यानी उसने इत्ती से ये कहा। इत्ती जल्दी से उसके पास आ गई। शिवाय ने उसे इग्नोर कर मानव से पूछा, मानव तुम नीचे कैसे गिरे। इस बार फिर आहार्य ने जवाब देते हुए कहा, उसे वॉशरूम जाना था, उसने खुद से जाने की कोशिश की और गिर गया। शिवाय और डॉक्टर ने एक साथ सर घुमाकर आहार्य को देखा। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, तुम यही थे, तो तुम उसकी हेल्प कर सकते थे ना। उसने मुझसे हेल्प मांगी नहीं, तो मैं क्यों करता। उसके जवाब से वार्ड में खामोशी छा गई। बस मानवी की दर्द से गहरी सांसों की आवाजें आ रही थी। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, तो जब वो गिरा तब तो उसने तुमसे हेल्प मांगी होगी ना। अगर नहीं भी मांगी थी तो ये तो इंसानियत है। आहार्य ने एक नजर बेड पर लेटे मानव पर डाली और फिर शिवाय को देखते हुए बोला, हाँ हेल्प तो मांगी थी। फिर भी तुमने उसकी हेल्प नहीं की। शिवाय ने कुछ हैरानी तो कुछ गुस्से से पूछा। सोफे के पास खड़ी इत्ती भी उसे हैरानी से देखने लगी। आहार्य ने भी उसी पल इत्ती को देखा, तो इत्ती ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए। उसने एक स्माइल के साथ कहा, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। मे बी वो मेरे राइवल्स में से एक हो। हु नोज। फिर उसने शिवाय की ओर नजरें घुमाए और मॉकिंग टोन में बोला, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, जो बिना सोचे समझे किसी स्ट्रेंज जगह कर किसी स्ट्रेंज की मदद करने पहुंच जाऊं, बिना ये सोचे कि ये ट्रैप भी हो सकता है। हजारों दुश्मन है मेरे कुछ सामने तो कुछ अंधेरे में। शिवाय को एहसास हुआ कि बात तो उसकी सही थी।
उसके भी कई दुश्मन थे जो उसे कई बार ट्रैप कर चुके थे, लेकिन वो बच गया। इस बार तो उसके साथ उसकी बहन थी। उसे गिल्टी फील होने लगा। उसका वो गिल्ट आहार्य की अगली बात सुनकर गुस्से में तब्दील हो गया। अब तुम जैसे बेवकूफ तो दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो मेरी इकलौती वाइफ है। उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? डू यू थिंक अबाउट दैट? शिवाय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इकलौती बीवी का इकलौता भाई हूं मैं और तुम्हारा इकलौता साला भी। हु केयर्स? उसने उससे नजरें हटाकर इत्ती को देखा जो उसे घूर रही थी। आखिर आहार्य ने उसकी भाई की इंसल्ट जो की थी, बेवकूफी तुम्हारे भाई ने की, और घूर तुम मुझे रही हो। आई नो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन तुम हर वक्त मुझे देखोगी तो तुम्हारे भाई को बुरा लगेगा बेबी। इत्ती जो गुस्से में थी, उसका आखिरी वर्ड सुनकर उसे लगा वो कहीं छुप जाए। अकेले में ही उसे बेहद शर्म आती थी, और अभी तो उसका भाई और दो लोग और मौजूद थे। शर्म और से उसने सर झुका लिया। उसे शर्माता देख आहार्य मुस्कुरा दिया। उसे शिवाय के एक्सप्रेशंस देखने की जरूरत नहीं थी। शिवाय ने उसके मुंह से इत्ती के लिए बेबी सुना तो मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, शो ऑफ। डॉक्टर जो मानव को चेक कर रहे थे, हाँ उनका ध्यान उनकी बातों पर भी था। आखिर उनकी कोल्ड वॉर शांत होने के बाद उन्होंने कहा, इनकी एंकल की बोन डिसलोकेट हो गई हैं। बट आपने तो कहा था कि मानव का ओनली राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ है और सर में चोट आई है, बाकी तो वो ठीक है। डॉक्टर भी कंफ्यूज थे। उन्होंने जब चेक किया था तब तो उसे ऐसे कोई चोट नहीं आई थी। फिलहाल मानव इंजेक्शन की वजह से अनकॉन्शियस था। एपिसोड 212 आहार्य अंडरस्कोर द बोन ब्रेकर। अब आगे। आहार्य की बात सुनकर तीनों मुंह खोले सदमे की हालत में उसे देखने लगे, जो कितनी बेशर्मी से ये एक्सेप्ट कर रहा था कि उसी ने मानव की बोन डिसलोकेट की। यही नहीं, निहायती बेशर्मी से प्रोसीड्यू भी बता रहा था कैसे किया। तीनों ने गौर किया, एक जरा गिल्ट का कतरा भी उसके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसके फेस पर प्राउड एक्सप्रेशंस थे। आनंदस को आपने उसके साथ ये किया? इत्ती ने गलती से भी मानव का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। आहार्य सर उठाकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। तुम्हारी बात से डिसएग्री कैसे कर सकता हूँ मैं? फ्लर्ट। इस सिचुएशन में भी वो फ्लर्ट कर रहा था। शिवाय ने उसे मन ही मन कोसा। आहार्य खड़ा हुआ और इत्ती का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोला, बहुत हो गई समाज सेवा, चलो घर चलते। उसकी टाइट पकड़ महसूस कर इत्ती उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाना तो था ही। शिवाय कुछ देर तक उसकी बात से सदमे में था। अचानक वो अपनी सेंसेस में आया तो पाया आहार्य उसकी बहन को लेकर जा चुका था। वो भी जल्दी उनके पीछे गया। डॉक्टर तो अभी भी ट्राउमेटाइज थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, अच्छा हुआ चले गए, वरना मैं डॉक्टर की जगह पेशेंट बन जाता। हॉस्पिटल से बाहर आकर आहार्य ने इत्ती का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाया। वो दूर बंद करने वाला था, लेकिन किसी ने बीच में दूर को पकड़कर उसे बंद होने से रोक लिया। आहार्य को ये जानने के लिए कि कौन था, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने बोरियत से कहा, तुम इतने लेट कैसे हो गए? तुम्हें तो तभी हमारे बीच में टांग अड़ा देनी चाहिए थी, जब हम वार्ड से निकले ही थे। शिवाय उसके सामने आते हुए बोला, क्या मतलब? यही कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत हो गई है, अपनी बहन की मैरिड लाइफ में टांग अड़ाने की। मेरी बहन है वो, उसकी परवाह करने से मैं खुद को रोक नहीं सकता। आहार्य ने गुस्से से हंसते हुए कहा, अपनी सुकौल परवाह अपने पास रखो, मैं हूं उसकी परवाह करने के लिए। तुम्हारी इस बेमतलब की दखल अंदाजी से हम दोनों की लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, विच आई कांट टॉलरेट। परवाह रियली? तो तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई मेरी बहन को बचाने में? कितना ह्यूमिलिएशन सहा उसने। इवन तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। हाँ हम फैमिली है उसकी, शिवाय ने गुस्से से कहा। इस वक्त दोनों दूर खुला था और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पैसेंजर सीट पर बैठी इत्ती नाखून चबाते हुए कभी आहार्य को देखते तो कभी शिवाय को। उसे पूरा यकीन था एट द एंड वहीं फंसेगी। वो मन ही मन झुंझलाते हुए बोली, लड़ना है तो आपस में लड़ो, प्लीज मेरी तरफ मत देखना।
मैं किसी एक की साइड लेकर मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। हाँ, मैं लेट था। आई रिग्रेट इसका मतलब ये नहीं मैंने उसकी इंसल्ट का बदला नहीं लिया। शिवाय तल्खी से हंसा। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। आगे उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इस ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से मेरी बहन हमसे मिलने नहीं आ पाती। जरूर तुम उसे डराते होगे, तभी वो हमसे मिलने नहीं आती। नो अंडरस्को प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग। इत्ती को पसीना आ गया। उसे यकीन था अब उसे घसीटा जाएगा। उसने घबराहट से इधर उधर देखा। उसकी किस्मत थी उसे रास्ता दिख गया, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक नजर उन दो जानी दुश्मनों को देखा और चुपके से पैसेंजर सीट से खिसकते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गई और धीरे से गेट खोलकर वहां से निकल गई। शिवाय और आहार्या एक दूसरे को गुस्से की शिद्दत में घूरने में इतने बिजी थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ जिसके लिए दोनों बहस कर रहे हैं वो तो फरार हो चुकी थी। तुम उसके भाई हो, फिर भी तुम्हें उसके नेचर नहीं पता। अगर मैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता तो वो कब का मुझे डिवोर्स दे चुकी होती। और डराना, देन सॉरी माई वाइफ इज माई लाइफ, और मैं अपनी ही जिंदगी पर डर का साया कैसे पड़ने दे सकता हूँ। इसमें मेरा ही नुकसान है। मैं अपनी बहन को कुछ टाइम के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच आप यहाँ थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। इतनी बार बार सुकून की सांस ले रही थी। अच्छा हुआ उसकी नजर अचानक एक जानी पहचानी का पर गई। वो विशाल की कार थी, जिससे वो रोज कॉलेज जाती थी। विशाल ने कार ड्राइव करते हुए पोलाइटली जवाब दिया, माँ एम इट्स माई ड्यूटी, जब तक आप बाहर रहती हैं मुझे आपको फॉलो करना होता है। ये बॉस के ऑर्डर्स हैं। इत्ती को पहली बार खुशी हुई, वरना उसे बेहद गुस्सा आता था जब आहार्या या शिवाय उसके पीछे बॉडीगार्ड लगा देते थे। बैक सीट से सर टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। उसका सर दर्द कर रहा थे। विशाल ने पार्टीशन ऑन कर दिया। तुम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले, ये मेरी बहन डिसाइड करेगी। एंड आई एम श्योर वो इस बार मेरा अंडरस्को। उसने बोलते हुए सर घुमाया तो पाया इत्ती वहां नहीं थी। ये कहाँ गई? उसने हैरानी से कहा। आहार्या ने देखा। एक पल के लिए तो वो भी चौंक गया, लेकिन कुछ सोचकर वो शांत हो गया। तुम्हारी बकवास से बोर होकर वो चली गई। उसने शिवाय को घूरा, जिसके जवाब शिवाय ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अगले पल उसका हाथ उसके मुंह पर था। आहार्या ने बिना वार्निंग के उसे पंच किया था। वो दर्द और गुस्से से उसे घूरने लगा। आहार्या उसके गुस्से और दर्द दोनों को बेरहमी से इग्नोर करते हुए वार्निंग टोन में कहा, तुम मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाने आए थे ना? जस्ट वेट, यू विल पे फॉर योर सिन। उसने पैसेंजर सीट का दूर बंद किया। शिवाय झटके से पीछे हो गया, वरना जरूर उसका हाथ दूर में फंस जाता। आहार्या अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। शिवाय अपना जबड़ा सहलाते हुए उसकी कार को जाते हुए घूर रहा था। ये मेरी बहन के चक्कर में पागल हो गया है। कभी किसी का हाथ तोड़ता है, तो कभी किसी का पैर, तो कभी किसी का मुंह। पहले तो कितना शरीफ था। शिवाय आहार्य पर पूरी नजर रखता था। पहले नहीं, अब, क्योंकि वो उसकी बहन का हस्बैंड था। असल में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आहार्य को कुछ हुआ तो उसकी बहन की लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उसे अपडेट थी। इन कुछ ही दिनों में उसने कितने लोगों की हड्डियां तोड़ी थी। पहले अनंत, फिर वो पार्टी वाला शख्स, आज मानव, और यहाँ तक कि उसे भी नहीं छोड़ा। उसे जब उसके डिटेक्टिव ये अपडेट देते तो उसे खासी हैरानी होती। वो काफी टाइम से उसे जानता था। वो बेहद संजीदा और इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता था। शिवाय ने अपना सर झटका। उसे अभी भी आहार्य की बुराई नजर आई। हे, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना कंजूस, मैं उसका इकलौता साला हूँ, मुझे घर आने के लिए कह सकता था। जरा भी एथिक्स नहीं। पता नहीं मेरी बहन कैसे झेलती होगी इसे। उसे एहसास भी नहीं था। वो फिलहाल किसी टिपिकल इंडियन रिलेटिव्स की तरह शिकायत कर रहा था। एपिसोड 213, हस्बैंड्स की बुराई। अब आगे। आहार्य जैसे ही रूम में आया, उसने देखा इत्ती बेड पर खुद को चादर से पूरी तरह कवर किए लेटी थी। जैसे ही इत्ती ने दूर बंद होने की आवाज सुनी, उसने हमेशा की तरह सांसें रोक ली। बेड के करीब आकर आहार्य उसके सर के करीब बैठते हुए बोला,
तुम्हें सोने की एक्टिंग करनी थी, डेड बॉडी की नहीं। इत्ती ने चादर के अंदर ही सांस छोड़ी। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया, वो हमेशा यही गलती क्यों करती थी। आहार्या ने उसके फेस से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस वो यही तो नहीं चाहती थी। फिलहाल उसका उससे बहस करने का भी कोई मूड नहीं था। उसने धीरे से आंखें खोली और जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वो सच में सो रही थी। आपने मुझे उठा दिया, उसने स्लीपी वॉइस में कहा। रात में सो जाना। इत्ती उठकर बैठ गई। वो मन ही मन खुद को आगे की बहस के लिए रेडी कर रही थी। उसने कई एक्सप्लेनेशन भी सोच लिए थे, लेकिन जो उसने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। आहार्य ने उस बारे में कोई बात नहीं की। 2 महीने बाद कीर्ति और आकाश की शादी है सच में, उसने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, एंड उसके लिए तुम्हें काफी सारी शॉपिंग्स करनी होगी ना। हाँ, बहुत सारी। उसने आहार्य का हाथ पकड़ा। वो बेहद एक्साइटेड थी। मन ही मन उसका डर बरकरार था कि अब वो मानव का जिक्र कर दे। मैं नेक्स्ट 2 मंथ बहुत बिजी हूँ। आहार्य ने धीरे से उसकी राइट हैंड की 3 उंगलियां थामी। डोंट से कि आप मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं जाएंगे। आपको पता है न मैं कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ढंग से डिसाइड भी नहीं कर पाती। आप मेरे टेस्ट को अच्छे से जानते हैं। इत्ती ने उसकी कोट की स्लीव्स को खींचते हुए उदासी से कहा। सो सॉरी। उसने धीरे से उसके गालों को खींचा। इत्ती उसका हाथ हटाते हुए बोली, आपने तो पूरी एक्साइटमेंट स्पॉइल कर दी। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद आहार्य ने कहा, आंडस को तुम अपनी भाभी को क्यों नहीं बुला लेती। उसकी ये बात सुनकर इत्ती एक्साइटमेंट में थोड़ी तेज आवाज में बोली, ग्रेट आइडिया। क्या मैं सच में भाभी सा को बुला लूं? तब तो और ज्यादा मजा आएगा। वाओ, मतलब मेरे साथ तुम बोर हो जाती हो। आहार्य ने उसे घूरा। हाँ, अंडरस्को आई मीन नहीं, बट गर्ल्स अंडरस्को गर्ल्स, हम एक ही ड्रेस के ऊपर घंटों डिस्कशन कर सकते हैं ना। इनफैक्ट आप बोर हो जाते होगे, आप इतने बिजी भी रहते हो। और देन तुम नेक्स्ट वीक उन्हें बुला लेना। आहार्या ने कहा तो इत्ती ने खुशी से हाँ में सर हिलाया। वो बेहद खुश थी। वैसे भी उसे प्रकृति से बेहद लगाव था। वो उसे मिस भी बहुत करती थी। हालांकि रोज वो उससे कॉल पर बात करती थी, लेकिन मिलने की बात कुछ और ही थी। शादी से पहले भी वो और प्रकृति साथ ही में हर जगह जाते थे और खूब मस्ती करते। उन दोनों का साथ ही काफी था। बस उसका बस चलता तो वो अभी इसी वक्त उसे यहाँ बुला लेती, लेकिन उसने खुद के अंदर उमड़ रहे एहसासों को काबू किया और आहार्य के गाल पर किस करते हुए बोली, ऑगन अम्मम, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बोलकर उसने दोबारा उसके गाल पर किस किया और जल्दी से बेड से कूदकर खुशी खुशी वहां से चली गई। आहार्य ने अपने गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। वो जानता था इत्ती बस उसे मक्खन लगा रही थी। क्यों? ये भी वो अच्छे से जानता था। अचानक उसके फेस पर ईवल एक्सप्रेशंस आ गए। अब तुम्हें पता चलेगा साले साहब। किचन में इत्ती कॉफी बनाते हुए, प्रकृति से एक्साइटेड होते हुए सारी बातें बता रही थी। उसमें सब्र कहाँ था। इसलिए उसने सभी कुक को बाहर भेज दिया और जल्दी से प्रकृति को कॉल किया। आई एम सो एक्साइटेड भाभी सा। हम पहले की तरह मस्ती करेंगे, खूब सारी शॉपिंग करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। मुझे तो दोनों साइड से शॉपिंग करनी, जल्दी से आप आ जाओ। उसने कॉफी में 1 चम्मच चीनी डाली। उसका ध्यान कॉफी में कम, कॉलिंग में ज्यादा था। मेरे साथ शॉपिंग करना तो तुम्हारी मजबूरी है, अंदर से तो तुम दुखी ही होगी। तुम जमाइसा के साथ शॉपिंग जो नहीं कर पाओगी हम्मम। उस साइड से प्रकृति ने कहा, जिसे सुनकर इत्ती ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हे, इनफैक्ट मैं तो बेहद खुश हूँ। उनके साथ शॉपिंग करना इज लाइक ए टॉर्चर। बोलकर उसने बेख्याली में 1 और स्पून चीनी डाल दी। टॉर्चर और नहीं तो क्या भाभी सा, आपको पता है, उनसे पूछो कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो जब उनका मूड अच्छा होता है तो कहेंगे तुम पर सब अच्छा लगता है, दोनों ले लो, और जब मूड खराब तब इसमें तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा कोई कहता है? उसने फ्लेम कम की। प्लीज आप हंसिए मत। उधर से प्रकृति का हंस हंस का बुरा हाल था। उसकी छोटी सी नंद भी अब उन्हीं की कैटेगरी में आ रही थी, अपने हस्बैंड की बुराई करना सीख रही थी।
आपको पता है, उनके साथ शॉपिंग वाली वाइब्स नहीं आती, जैसे हम एक ड्रेस के ऊपर कितनी डायकशन करते हैं, लुक एंड ऑल, वो कुछ नहीं, एकदम बोरिंग किस्म की इंसान है। हाँ बिल्कुल शिवाय की तरह। एग्जैक्टली बिल्कुल भाई सा की तरह। वो भी कैसे करते थे? जल्दी चलो, और कितनी शॉपिंग करोगे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मॉल में ही सोने का इरादा है क्या? आफ। प्रगति भी उसकी हाँ में हाँ हिला रही थी। आखिर बुराई इस बार उसके हस्बैंड की हो रही थी। अच्छा भाभी सा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी ओकनाबी। इत्ती ने कॉल कट किया और देखा कॉफ थोड़ी सूख गई थी। उसने अपने हाथ में चीनी का डब्बा देखा। मैंने चीनी डाली या नहीं? शायद नहीं डाली, सोचकर उसने एक और कप चीनी डाल दी। रूम में आकर उसने टेबल पर कॉफी रखी और बेड पर आकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। पहला सीप लेते ही आहार्य की नजर बेड पर बैठी इत्ती पर गई। एपिसोड 214, इत्ती का बैड लक। अब आगे, इधर आना, आहार्य ने उसे देखते हुए कहा। कॉफ का गर्म धुआं उसके चेहरे के सामने जमा हुआ था। इत्ती ने स्क्रिप्ट से नजरें हटाकर उसे देखा। उसके होठ हिले, वो कहने वाली थी कि खुद आ जाए। मैं नहीं आने वाली। अचानक उसे याद आया उसे एक हफ्ते तक आहार्य की बात माननी है। बेमन से वो खड़ी हुई और जोर से उसने स्क्रिप्ट पेजेस को बेड पर पटका। हाँ, वो मुंह से कुछ कह नहीं सकती थी, अपने एक्शन से तो जाहिर कर ही सकती थी। उसके ऐसा करने से आहार्य को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इत्ती जैसे ही उससे एक हाथ की दूरी पर थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। हड़बड़ाहट में इत्ती ने अपना एक पैर उसकी टाइज पर रखा और एक हाथ उसके कंधे पर। वो गुस्से से कुछ कहती उससे पहले ही आहार्य ने उसके होंठ पर अपने होंठ रखे दिए। इसी के साथ इत्ती को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हुई। यक झटके से उससे दूर होकर वो अपने होंठों को रगड़ने लगी। आहार्य ने फिर एक सीप लिया। हम अब ये थोड़ी मीठी लग रही हैं, शायद तुम शुगर ऐड करना भूल गई थी। इत्ती अपने होंठों को रगड़ते हुए कहा, मुझे याद है, इस बार तो मैंने एक ही चम्मच चीनी डाली थी। तुम्हारे अलावा वहां कोई और भी मौजूद था। उसी ने बाकी शुगर ऐड की होगी। आई ट्रस्ट यू, तुमने तो एक ही स्पून ऐड की होगी। उसने एक और सीप लिया। जरा उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। कौन? इत्ती ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा फोन, वो भी तुम्हारे साथ ही था ना? उसका अंदाज बेहद नॉर्मल था। और अच्छा अच्छा, फिर वो तेज आवाज में बोली, क्या आनंदस को आपको कैसे पता मैं फोन पर बात कर रही थी? इस बार भी वो उतना ही नॉर्मल था। हाँ, वो तुम्हें काफी टाइम हो गया था, तो मैं तुम्हें देखने आया था, कहीं तुम फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। इत्ती ने अपना गला तरकर थोड़ी शर्मिंदगी तो कुछ घबराहट के आलम में पूछा, आंडस को आपने सब सुना था? ओ हाँ, वो जो तुम मेरी तारीफें कर रही थी। हाँ सुना मैंने, थैंक यू सो मच। उसके फेस पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट थी, जो बेहद जेन्युइन थी। इतनी खराब किस्मत, जिसकी बुराइयां की उसी मने सुन लिया, कि भी पहली बार ही थी। इत्ती को खुद पर ही तरस आया। आहार्य उसे देख रहा था। देख तो वो भी रही थी, लेकिन बेहद शर्मिंदगी से। अच्छा, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है बी। इत्ती बेड पर जाकर लेट गई। उसने खुद को पूरा कंबल से ढक लिया। इस पल वो खुद को किसी मुजरिम की तरह फील कर रही थी। नींद तो कहाँ ही उसे इतनी जल्दी आनी थी। बस अब वो और उसे फेस नहीं कर सकती थी। देर रात जब आहार्य बेड पर आता, तो इत्ती ऑलरेडी सो चुकी थी। उसकी नजर पिलो के पास रखे उसके फोन पर गई। फोन उठाकर उसने अनलॉक किया और सीधा कॉल हिस्ट्री में गया। वहां उसके 25 मिस्ड कॉल थे, जो सिर्फ आज अंडरस्को आज के था। उसने स्क्रॉल किया, पहले भी कई सारे अनरिसीव्ड हिस्ट्री शो हो रही थी। उसने सोती हुई इत्ती को घूरा। उसकी ये आदत उसे बेहद नापसंद थी। वो हमेशा अपने फोन को साइलेंट रखती थी। सामने वाला कितना भी कॉल करे, उसे कोई परवाह नहीं थी। यही नहीं, अगर वो किसी का मिस्ड कॉल देखे तब भी उसे कॉल बैक नहीं करती थी। शादी के स्टार्टिंग डेज में तो आहार्य उसके कॉल न उठाने से इतना घबरा जाता था कि सीधा घर आ जाता था। बाद में उसे उसकी इस बेकार सी आदत का मालूम हुआ। उसकी इस बेकार सी आदत के लिए उसे सभी डांटते थे। आहार्य ने भी न जाने कितनी ही बार उसे इस आदत के लिए डांटा था। उनकी इस लड़ाई की स्टार्ट आहार्य की डांट से होती।
फिर दोनों की बहस, जिसमें आहार्य कहता कि तुम्हारे हाथ में हर वक्त फोन रहता है, फिर भी तुम कॉल नहीं उठाती। बस फिर क्या, आखिर में इत्ती जो कल्प्रिट थी वो विक्टिम बन जाती और आहार्य को ही उसे मनाना पड़ता। न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने इत्ती का फोन ड्रॉयर में रखकर उसे लॉक कर दिया। अगली सुबह इत्ती कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह से रेडी होकर बेचैनी से इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। असल में तो वो बस बेड के आसपास चक्कर काटकर उल्टी नजर से इधर उधर देख रही थी। आहार्य, जो मिरर के सामने खड़ा अपनी वॉच पहनते हुए कब से उसे देख रहा था। क्या ढूंढ रही हो? हाँ, मेरा फोन नहीं मिल रहा। मुझे याद है कल यही टेबल पर तो रखा था, आपने देखा क्या? होंठ पर उंगली रख उसने उम्मीद से आहार्य को देखा। हाँ, मैंने देखा था। उद्धरण चिन्ह है। तो आपने इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, इत्ती ने चिढ़कर कहा। ढूंढ रही थी? तुम बस इधर से उधर चल रही थी एनीवेज, उसने सर हिलाया। मैंने नहीं बताया, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। इत्ती बस सब्र का घूंट पीकर रह गया। अच्छा, अब तो बता दीजिए, अब तो पूछ लिया ना मैंने। आहार्य ने सेकंड ड्रॉर की ओर इशारा किया, तो इत्ती जल्दी से ड्रॉर खोलने लगी। ये तो खुल ही नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, खुलेगा भी नहीं। आहार्य भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। इत्ती के आगे कुछ कहने करने से पहले उसने सीधा कहा, कॉल तो तुम्हें रिसीव करना नहीं होता, क्या करोगी तुम फोन का? अच्छा, कल कल जब आप कॉल कर रहे थे तो मैं जस्ट उठाने वाली थी, लाइक फोन मेरे हाथ में था, इत्ती ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर एक्चुअली इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आप समझ जाए। मैं इतना समझदार नहीं। इत्ती को समझ नहीं आया, वो कैसे बताए, फोन हाथ में था। लेकिन फिर शिवानी का रोक दी और फिर उसने ध्यान नहीं दिया। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, उसका सबसे बड़ा मसला, उसे कोई भी सिचुएशन एक्सप्लेन करने में बड़ा गुस्सा आता था। आहार्य ने बेड पर रखा उसका बैग उठाया और उसका हाथ पकड़ा। बट फोन, उद्धरण चिन्ह। इतनी बेचैन हो गई, उस जैसी इंसान जो बिना फोन के 5 मिनट भी नहीं रह सकती थी। हर 5 मिनट में बेमतलब फोन चेक करना उसकी डेली रूटीन का हिस्सा था। वो कैसे रहेगी अपने फोन के बिना? आहार्य ने बिना उसे देखे कहा, कल से अब तक तुमने इतनी गलतियां की है, जरा गौर करो। तुम इस पल मुझसे जिद करने की सिचुएशन में हो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 215, मिसेस मोटिवेशनल स्पीकर। अब आगे का मैं पूरे वक्त इत्ती आहार्य से अपने फोन के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। आहार्य ने एक लफ्ज नहीं कहा, वो पूरे वक्त अपने काम में लगा था। इत्ती का दिल किया कि उसका लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंक दे। जब कॉलेज आया तब जाकर आहार्य ने उसकी तरफ देखा और उसके सर पर धीरे से किस किया। इससे तो इत्ती के गुस्से में और अजाफा कर दिया। वो अंदर ही अंदर खोलते हुए कार से बाहर निकल गई। वो जैसे ही कैंपस में आई तो कॉलेज का माहौल काफी स्पाइसी था। शायद आज फिर से कोई ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। इत्ती को भी अब इसकी आदत पड़ गई थी, क्योंकि हर दूसरे दिन कॉलेज में कोई ना कोई नया हॉट टॉपिक ट्रेड करता रहता था। प्रैक्टिस रूम में जाते हुए उसे पूरी गॉसिप का भी अंदाजा हो गया। बात रीवान के बारे में हो रही थी। अब सब उसकी बुराई करते रहे थे। जहां सब पहले उससे डरा करते थे, अब वही सब उसका मजाक बना रहे थे। उनके दिल में उसका खौफ तो क्या, उसके लिए इज्जत नहीं थी। इत्ती ने गहरी सांस ली, उसे ये बहुत अजीब लगता था, कैसे कोई इंसान अर्श से फर्श पर आजता है। उसने आगे कोई परवाह नहीं की और प्रैक्टिस हॉल में चली गई। वहां जाकर उसका मूड और खराब हो गया। रीवान गायब था और उसके बिना प्ले अधूरा था। अरे यार, ये प्ले स्टार्ट होगा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो प्ले इंचार्ज के पास गई और फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, माँ, इतना कम वक्त बचा है, अगर प्ले कैंसिल करना है तो पहले बता दीजिए। बाकी लोगों ने भी उसका साइड लिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी बात से एग्री करते थे, इसलिए क्योंकि अब वो लोग इत्ती से खौफ खाते थे। उसे इन लोगों से चिढ़ होने लगी, मौका परस्त। उसे आहार्य की बात याद आई, जो सुपीरियर होता है वही रूल करता है। अपनी सुपीरियोरिटी कांस्टेंट रखनी पड़ती है, आप पास्ट में कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। प्रेजेंट में अगर आपके पास पावर नहीं है तो लोग आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेंगे। उद्धरण चिन्ह।
इंचार्ज ने परेशान होते हुए कहा, रीवान इस प्ले को 2 साल से कर रहा है। वो इस प्ले के लिए परफेक्ट है और अभी हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम उसे रिप्लेस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने अपने डायलॉग्स प्रिपेयर कर लिए हैं। बस हमें प्रैक्टिस परफॉर्म करनी है। तो उसे बुलाएं ना, वो इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? इत्ती ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने कोशिश की लेकिन वह अभी प्ले कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इंचार्ज खुद काफी परेशान थी। इस शो की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के जिम्मे थी। मेरी लाइफ में कुछ भी इजीली हो ही नहीं सकता। इत्ती आगे बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कॉलेज के बैक साइड एक छोटी सी लैक थी। रीवान उसके किनारे खड़ा एकटक आधी सूख चुकी उस लैक को देख रहा था। वो अपनी कश्मकश में उलझा ही था कि अचानक पीछे किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहे हो और वहाँ हम मिस्टर प्रिंस का वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और हमारा प्ले स्टार्ट होगा। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुन रीवान चौंक गया। वो पीछे पलटा तो पाया इत्ती उसे गुस्से से घूर रही थी। उसके मन में मिक्सड एक्सप्रेशंस थे। इत्ती को देखकर वो ऐसे ही खड़ा रहा। इसे इत्ती और ज्यादा तेज आवाज में बोली, तुम्हारा एटीट्यूड झेलने नहीं आई हूं मैं। अगर प्ले करना है तो करो, अदरवाइज अभी जाकर माँ अम को मना कर दो कि तुम ये प्ले नहीं कर सकती। तुम्हारे बस की बात नहीं है। रीवान को ख्याल था उसने इत्ती से कितनी रूडली बात की थी। वो नमी से बोला, तुम अब कैसी हो? वह थोड़ा झिझका और एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मैंने तब तुमसे रूडली बिहेव किया, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हु केयर्स? अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। तुम्हारे साथ सॉरी सॉरी खेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने इस प्ले के लिए बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ खुद से मतलब था। उसकी मेहनत नहीं बर्बाद जानी चाहिए। उसकी सुई अभी भी प्ले पर ही अटकी हुई थी। मैं ये प्ले नहीं कर सकता, बोलकर रेवान फिर पीछे मुड़कर उदासी से झील को देखने लगा। पीछे इत्ती उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी इसी वक्त उसे गोली मार देगी। वो पैर पटकते हुए उसके बगल में उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। क्यों? तुम प्ले क्यों नहीं कर सकते? अगर नहीं करना था तो पहले मना कर देते, हमारा नुकसान हुआ। पहले बात कुछ और थी लेकिन अब वो चुप हो गया। इस पल वो बेहद बुरा फील कर रहा था। कोई तुमसे डरेगा नहीं। सब तुम्हें बुली करेंगे, सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। बला बला है ना? यही रीजन है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। इत्ती ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, तो तुम उन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? बी योरसेल्फ। तुम खुद उन्हें मौका दे रहे हो कि वो तुम्हें अपने से नीचे समझे। अपना वही एटीट्यूड कांस्टेंट रखो ना। उद्धरण चिन्ह। बट आप मेरे डैड के पास पावर नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे घूरते हुए कहा, तुम तो मुझे शक्ल से ही बेवकूफ लगते थे। आज यकीन हो गया तुम असल में बेवकूफ हो। बेवकूफ। तुम्हारे पास अभी भी एक प्लस पॉइंट है जिससे तुम अभी भी उन सबसे सुपीरियर हो। रीवान ने उसे देखा तो इत्ती उसी एटीट्यूड भरे अंदाज में बोली, तुम अभी भी अपने डिपार्टमेंट की टॉपर हो और कॉलेज के सेकंड टॉपर। क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है? तुम इससे सबसे सुपीरियर नहीं हुए। तुम तो ऐसे देवदास की तरह यहाँ खड़े हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। तुम्हारे जितने मार्क्स हैं ना, अगर मेरे आते तो मेरा एटीट्यूड अंडरस्को। उसने आसमान की ओर देखा। ना चाहते हुए भी रीवान की हंसी निकल गई। बेवकूफ की तरह हंसो मत और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी चलो, पपले की प्रैक्टिस करनी है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती वहां से जाने के लिए मुड़ गई तो रीवान ने उसे आवाज दी। इत्ती ने पीछे देखा तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू सो मच, मुझे नई उम्मीद देने के लिए, मुझे अपनी वैल्यू समझाने के लिए, और आई एम रियली सॉरी मैंने तुमसे रूडली बात की। होल्ड ऑन, ये सब मैंने अपने लिए किया है क्योंकि तुम्हारे प्ले न करने से मेरा ही नुकसान होता। मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। पहली बार रीवान ने किसी का एटीट्यूड बर्दाश्त किया था। कुछ देर पहले वो अपने आप को वर्थलेस समझ रहा था। यहाँ तक कि पानी में देखते हुए भी उसे यही ख्याल आ रहे था कि वो अपनी जान दे दे।
हमेशा वो अपने बाप की पावर पर उड़ता आया था। आज जब वो कॉलेज आया तो लोग उसे देख देख कर हंस रहे थे। कुछ ने तो ये आज उसके मुंह पर भी कह दिया। लेकिन एक इत्ती ही थी जिसने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया। इस लड़की को सिर्फ खुद की पड़ी थी। भले ही इत्ती ने ये सब अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन उसके इन हार्श वर्ड्स ने रीवान के दिल को कितना सुकून दिया था, उसे कितनी बड़ी उम्मीद दी थी, वो खुद नहीं समझ पाई थी। रीवान वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके दिल में इत्ती के लिए बहुत स्पेशल फीलिंग पनपने लगी थी। इत्ती ने लेक के पानी में खुद का अक्स देखते हुए अपने कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैं इतनी भी यूजलेस नहीं हूँ। मेरे अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की खूबी तो है, क्यों ना मैं इसी में अपना करियर बना लूं। उद्धरण चिन्ह। मिस ओ सॉरी मिसेस मोटिवेशनल स्पीकर का पहला क्लाइंट रीवान बीस्ट। ब्रेकिंग न्यूज। और अगर ये ब्रेकिंग न्यूज मिसेस मोटिवेशनल स्पीकर के हस्बैंड को पता चलेगी तो मिसेस मोटिवेशनल स्पीकर का क्या होगा। इत्ती झटके से पीछे पलटी और अनंत को देखकर उसने कोई खास रिस्पांस नहीं किया। हाँ, तो मैंने कोई गलती थोड़ी की है। बाय द वे, अगर तुम मिसेस मोटिवेशनल स्पीकर के हस्बैंड को ये ब्रेकिंग न्यूज देने गए ना तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी नहीं बचेगा, बोलकर इत्ती उसके बगल से निकल गई। अनंत ने जाती इत्ती की बैग को घूरा। ये बेवकूफ लड़की खुद मुसीबत को दावत देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।